नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जहां हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने आरक्षण नहीं मिलने के पीछे कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसी मुद्दे पर पहले देखिए खास रिपोर्ट, फिर शुरू करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हंगामा जोरदार रहा। यह हंगामा विपक्ष का था। सदन की कार्यवाही दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष के कमरे से नारेबाजी करते हुए सभी कांग्रेसी विधायक गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ। प्रतिमा के सामने सभी नेता धरने पर बैठ गए। सभी के हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट थे। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती, वो बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। गिरगिट जिस प्रकार से रंग बदलता है, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरगिट की तरह रंग बदलती है और ओबीसी का वोट चाहती है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए सरकार वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ के ओबीसी को आप आरक्षण रिजल्ट नहीं देना चाहते, रिजल्ट रोक रखा है, 27% आरक्षण नहीं देना चाहते। ये सीधा सीधा ओबीसी समाज के पीठ पे छुरा घोंपने का काम है। मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला लिया। ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। सुप्रीम कोर्ट में मोहन सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। मोहन सरकार भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सभी की निगाहें। विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन मीडिया के कैमरे के सामने ज्यादा देर नहीं चला। सभी विधायक 5 मिनट के अंदर ही सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए चले गए। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बारी थी सरकार के पक्ष की। कार्यवाही स्थगित होने के बाद मंत्रियों ने विपक्ष पर पलटवार किया। बीएस टीवी से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट में कमलनाथ सरकार अपना पक्ष जानबूझकर नहीं रख पाई। वहीं महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिलने की बात कही। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो आरक्षण का मुद्दा है, मुझे लगता है कमलनाथ की सरकार में ये जब उन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे और फिर जब कोर्ट में ये मामला गया तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रख नहीं पाई। या मैं कहता हूं कि कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी, केवल घोषणा उनको करना थी कि हम 27% आरक्षण देंगे। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया है और अभी आपने फिर से कुसमरिया जी को, रामकृष्ण कुसमरिया जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उस आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही सरकार जो है कोर्ट में पेश करेगी। और मुझे लगता है कि जल्दी ही ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने का मामला है उसके लिए मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है और जल्दी ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। कि हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, और सभी वर्गों को एक साथ में लेकर के चल रही है और जो भी करेगी सही करेगी वो। ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं सरकार ने अपना पक्ष भी रखा और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का दावा भी किया। जबकि विपक्ष पहले लिए गए फैसले को लेकर क्रेडिट ले रहा है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए अपने संकल्प को दोहरा रही है। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।
और चलिए इस चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ खास पैनल बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र जी आपसे ही। देखिए, आपका जैसा नारा रहता है कि सड़क से लेकर सदन तक, उसी नारे के साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज तो हो गया है। आखिर गिरगिट कौन है और ये गिरगिट वाली पॉलिटिक्स क्यों? देखिए, 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने हमारे ओबीसी भाई बहनों को उनका हक देने के लिए 27% आरक्षण देने का वादा पूरा किया और बाकायदा बिल बनाकर वो आरक्षण दिया गया। लेकिन जब न्यायालय में मामला चला गया, न्यायालय में कौन गया सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से न्यायालय में उस मामले को अटकाया गया। लेकिन 2019 से लेकर आज तक, चूंकि उस समय कमलनाथ जी की सरकार जो कि जनता ने चुनी थी, लेकिन संविधान के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त कर जनता की चुनी हुई सरकार को नोटों की दम पर गिरा दिया और वोटों की सरकार चली गई, नोटों की सरकार बन गई। लेकिन 2019 से लेकर आज 2025 तक 6 साल हो गए, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ओबीसी वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए, उन भाई बहनों को न्याय देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तक सबमिट नहीं करी। जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने 2024 में उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। और वो आप उस समय आपने देखा होगा, सारे अखबारों ने उस खबर को कवर भी किया था, आप लोगों ने भी कवर किया था जी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मीडिया के सामने आते हैं, टीवी के सामने आते हैं, तो ओबीसी के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन न्यायालय में उसे अटकाने के लिए करोड़ों रुपए वकीलों को मोटी फीस देकर उसको अटका कर रखते हैं। ओबीसी के भाई बहनों को उनका हक नहीं देना चाहते। और जब ओबीसी के भाई बहनों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो इधर उधर की बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अरे आप तो ये बताइए कि जब हमने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का वादा करिए, तब आप लोग हमको क्या कहते थे कि जातिगत जनगणना का हम लोग केवल सिगुफा छोड़ रहे हैं और जातिगत जनगणना से देश को नुकसान होगा। लेकिन आपकी मोदी सरकार ने बाद में उस बात को माना और आज जातिगत जनगणना कराने के लिए आपको नाक रगड़कर उस आदेश को पारित करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। मैं आज फिर से आपके माध्यम से एक चीज कहता हूं, ओबीसी के आरक्षण को ये लोग केवल लटका सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। आने वाले टाइम में ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। ओबीसी के हक को अटकाने और लटकाने के आरोप लग रहे हैं। गुंजन जी। अभिनय जी, मैं सुन रही थी बहुत देर से, कितनी तथ्यहीन, कितनी सत्यहीन और कितनी निराधार बात कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे धर्मेंद्र जी कर रहे थे। पहली बात, उन्होंने बार बार न्यायालय की अवमानना वाले शब्दों का जरूर इस्तेमाल किया। इसलिए मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए मेरा एक फर्ज बनता है कि पहले मैं उनके द्वारा इस तरीके की जो टिप्पणी है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करूं। उनका कहना है कि वकीलों को मोटी फीस देके कार्यवाही को रोका जाता है। तो ये जो इनका स्टेटमेंट है यही दर्शाता है कि ये सीधी टिप्पणी न्यायालय की कार्यवाही पे कर रहे हैं, जो इनको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है। ये संवैधानिक क्षेत्र है, इसमें आप चाहे न्यायालय की प्रक्रिया पर इस तरीके की टिप्पणी करने का आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो आपको पहली बात तो इसको माफी मांगनी पड़ेगी और मैं इसकी निंदा करती हूँ। अब दूसरी बात, ये ओबीसी का गाना गाते हैं। मैं कुछ 3-4 डेटा आपके सामने रखूंगी और फिर पूछूंगी धर्मेंद्र शर्मा जी का इस पर जवाब क्या है जी। कितने ओबीसी मंत्री दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, कितने एमएलए इनके ओबीसी से आते हैं, कितने एमपीज इनके ओबीसी से आते हैं, कितने अध्यक्ष इनके ओबीसी से हैं, ये जरा ये डेटा मुझे बता दें। भारतीय जनता पार्टी का 29% एमपीज इस समय ओबीसी वर्ग है, 27% एमएलए ओबीसी वर्ग से आते हैं, 40% एमएलसी मेंबर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम सिर्फ कहने में यकीन नहीं रखते, हम करने में यकीन रखते हैं। आज ओबीसी वर्ग को अगर सम्मान किसी ने दिलाने का काम किया है, उनकी जगह किसी ने दिलाने का काम किया है, उनकी भागीदारी किसी ने दिलाने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने सिर्फ कागजों पे तो डाल दिया। 2019 इनका कहना है कि कागजों पे इन्होंने
14 से 27% कर दिया, लेकिन उसको रोकने के पीछे इन्हीं का हाथ है। अभी दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि भाजपा ने वो केस लगवा दिया। अरे धर्मेंद्र जी, न्यायालय की प्रक्रिया में इस तरीके की बात बोलने से पहले आपको बचना पड़ेगा। जी जी। आप मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक MBBS स्टूडेंट ने उस समय ये पिटीशन लगाया था, जिसके कारण ये न्यायालय में पूरा मामला विचाराधीन हुआ था। तो न्यायालय की प्रक्रिया में इस तरीके की ये शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक संवैधानिक मुद्दे का, एक सामाजिक मुद्दे का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपना चूल्हा समझ के उस पे अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक। आपने भी अपने एजेंडा में बताया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो जवाब गया है, जो एफिडेविट दिया गया है, उसमें पूर्ण रूप से समर्थन दिखाई दिया है। बिल्कुल कि सरकार ही चाहती है कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए। आपने जो बात कही, मुख्यमंत्री भी कई बार इस बात को कह चुके हैं और मुख्यमंत्री की ओर से सरकार भी हमेशा ही ये कहती आई है कि हम समर्थन करते हैं और हक दिलाने के लिए हमेशा इसमें डटे भी रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हक मिले। इसी सवाल के साथ मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप पर सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगता है, पूर्ववर्ती सरकार, तत्कालीन सरकार पर आरोप लगता है कि एक कागज लाकर सिर्फ हक दिलाने की बात कही गई, ना ढंग से सर्वे किया गया, ना ही ढंग से जो प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए उसको फॉलो नहीं किया। इस वजह से यह मामला इतना ज्यादा लंबा चल रहा है। धर्मेंद्र जी। अवने जी, मैं मानता हूं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। 2019 के बाद 2020 में सरकार गिर गई, क्या सरकार को टाइम मिला जवाब पेश करने का? जी। न्यायालय की प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? और ये भाजपा की प्रवक्ता हमको न्यायालय के सम्मान के बारे में ना बताएं। हमने ये कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अपने वकीलों के माध्यम से आज तक न्यायालय में पेश नहीं की, जिसके लिए मोटा पैसा खर्च किया। क्या कारण है आज तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं की? और इन्हीं के आयोग के सदस्य फिर आपको टोकना चाहूंगी इस तरीके के वाक्य बोल के। मैं आपको नहीं, आप सोचेंगे कि आप न्यायालय की अवमानना करें और मैं आपको सुनते रहूं, तो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। आप इस तरीके की कोई भी टिप्पणी, आप राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप न्याय प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरीके की टिप्पणी यहाँ नहीं कर सकते। चाहे वकीलों की मोटी फीस देकर आप जिस तरीके के आप बोल रहे हैं, या अवमानना की श्रेणी में आता है, ये न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं, आप संवैधानिक प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवमानना कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जी जी। धर्मेंद्र जी, न्यायालय में चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। आप सीधा ये बताइए आखिर कमी कहां रह गई? आप एक काम करिए, आप उन्हीं से जवाब ले लीजिए जी। वो बीच में बोलेंगे, मैं बोलूंगा। धर्मेंद्र जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर कमी कहां रह गई कि इतना लंबा ये मामला खिंचता चला जा रहा है? आपने जी अगर भाजपा की प्रवक्ता बीच में बोलेंगी तो मैं बोलूंगा नहीं। इससे अच्छा आप उन्हीं से सवाल कर लें। हम लोग करेंगे न्यायालय की, तो मैं तब भी बोलूंगी। अरे आप कोर्ट में जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है आप कोर्ट में जाइए, आप बीच में बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। अरे आप अपने टाइम पर बोलिए। अरे धर्मेंद्र जी, आप अपने टाइम पर बोलिए। आप न्यायालय की टिप्पणी करेंगे तो मैं तब भी टोकूंगी। अरे तो आप न्यायालय में जाइए, अगर मैं न्यायालय के खिलाफ आपको लग रहा है टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं न्यायालय में जाइए। इस देश की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और आपको कोई अधिकार नहीं है आप संविधान पर टिप्पणी करें, आपको कोई अधिकार नहीं है। अपने जी क्या आप स्पष्ट रूप से स्वच्छ डिबेट चाहते हैं? बिल्कुल धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए। धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए। देखिए गुंजन जी पेशे से अधिवक्ता हैं और उनकी जो रिफ्लेक्स एक्शन ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सुनिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि न्यायालय का क्या सम्मान होता है। इस वजह से मैं जिम्मेदार नागरिक हूं। पहले सुन लीजिए, आप भी मुझे पाठ मत सिखाइए। मुझे पता है मैंने न्यायालय का अपमान नहीं किया, और न्यायालय की आड़ लेकर बार बार बचने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इन्होंने वही किया विजय शाह के मामले में। नैतिकता के आधार पर क्या विजय शाह से इस्तीफा लिया, जिसने इस देश की बहादुर बेटी को आतंकवादियों की बहन का? यही बात ये आज ओबीसी के आरक्षण को लेकर कर रहे हैं। आज 27% आरक्षण का मामला न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कौन पेश करेगा? सरकार को पेश करना है ना। क्या आप बताइए विपक्ष करेगा या हम लोगों को तो पेश नहीं करनी? सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर आप ओबीसी के भाई बहनों को न्याय देना चाहते हैं तो तुरंत उस रिपोर्ट को पेश कर उनके ओबीसी के आरक्षण के 27% का जो मामला है उसको सॉल्व करें। लेकिन आप उसको क्यों नहीं कर रहे? तो लटकाने का अटकाने का काम सरकार कर रही है ना। हमारी सरकार जिस समय उस कानून को लाई और उसके बाद नोटों की दम पर इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया। ये बात आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या हमारी सरकार 5 साल चली?
अगर हमारी सरकार 5 साल चली होती तो हम उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करते और कोर्ट से राहत दिलाते ओबीसी भाई बहनों को। लेकिन 6 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या 6 साल से न्यायालय की शरण में जाकर सरकार ने ओबीसी के भाई बहनों को उनके आरक्षण का अधिकार देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की? क्या कोई प्रयास किया? क्या नहीं किया? धर्मेंद्र जी इसका जवाब जान लेते हैं। बीजेपी के लोग करते हैं। धर्मेंद्र जी इसका जवाब जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने कहा गुंजन जी कि हमें मौका नहीं मिला जवाब देने का, ये साफ तौर पर सबके सामने है, लेकिन सरकार कई बार प्रतिबद्धता जता चुकी है कि हम ओबीसी के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया है अब तक, आप गुंजन जी बताना चाहेंगी? जी देखिए अभिनय जी, न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, स्टेजेस होती हैं और कंप्लायंसेस होते हैं और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। आपने स्वयं कहा अपने इस रिपोर्ट में कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम 27% लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये हम कांग्रेस नहीं है कि न्यायालय की प्रक्रिया में इस जुमलेबाजी चल रही है, केवल जुमलेबाजी, केवल भाषणबाजी, केवल गुमराह किया जा रहा है ओबीसी को, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय के पटल पर न्यायालय के समक्ष आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे? तो इस तरीके की संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, इनका ये एक आदतन, ये इनकी आदत बन चुकी है कांग्रेस वालों की कि ये उस पर टिप्पणी करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को इस तरह दोषारोपण करते दिखते हैं, न्यायालय जब इनके खिलाफ कोई ऑर्डर कर देता है तब ये न्यायालय को दोषारोपण करते दिखते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, अगर आपके पास समय नहीं था, अरे कितना समय दिया आपको देश ने, क्या किया आपने इस देश के लिए? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने अपनी पार्टी के लिए क्या किया? मुझे बताएं आंकड़े, कितने ओबीसी हैं आपके यहाँ? मेरा पहला सवाल ओपनिंग स्टेटमेंट यही था। हमारे यहाँ 29% एमपीज हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जितने तो टोटल आपके टोटल एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी एमपीज हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी में ओबीसी को आपने जगह नहीं दी। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है, इतनी समझदार है, वो पता है जनता को कि कौन उसके समर्थन में खड़ा है, कौन उसके विकास के लिए खड़ा है, कौन जनहितैषी योजनाओं के लिए खड़ा। तभी अगर आज 29 की 29 सीट में मध्य प्रदेश में कमल के है और जी चलिए धर्मेंद्र जी संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है धर्मेंद्र जी संगठन में। जी देखिए, इस समय हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमारे जितने भी आप देखेंगे आसपास प्रदेश अध्यक्ष है, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व में टॉप लीडर, वो सब ओबीसी से आते हैं। ये संगठनात्मक बातों से ओबीसी के जो हमारे हक हैं, जो ओबीसी के हमारे भाई बहन हैं, जिनकी पीड़ा है, मैं कह रहा हूं अगर कमलनाथ जी की सरकार ने 27% उनको आरक्षण दिया, सरकार हमारी चली गई, आपको 6 साल का एक लंबा मौका देश की प्रदेश की जनता ने दिया। पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, 22 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, सारे संगठन आपके हैं। अगर आप इतने बड़े ओबीसी के हितैषी बनते हैं, इतनी भाषणबाजी करते हैं, इतनी जुमलेबाजी करते हैं, आप हमको आईना दिखाने के लिए न्यायालय में तत्काल पहले ही साल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट रख देते और ओबीसी को न्याय दिला देते। किसने रोका आपको किसने रोका? आज तक आपने, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की आपने रिपोर्ट आज तक न्यायालय के पटल पर नहीं रखी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, देखिए गुंजन जी मैं विश्वास नहीं रखता, गुंजन जी न्यायालय के चक्कर मैं विश्वास नहीं रखता। गुंजन जी सुन लीजिए गुंजन जी आप भाजपा की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। 6 साल में आपने एक भी बार क्या न्यायालय में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को पेश किया? मैं जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष रखा हो तो आप बता दीजिए, केवल भाषणबाजी मत करिए, जी जिम्मेदारी बताइए। आप खुद ओबीसी चलिए धर्मेंद्र जी आपके सवाल का सीधा में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रखा क्या न्यायालय में? ओबीसी के भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए आप भी प्रयास करिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए गुंजन जी, ये कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से ओबीसी के लिए, जिस तरह से आपने भी कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और आरोप भी लगाए, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपने किया, ये भी आपने ही कहा, लेकिन फिर इस आयोग की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचने में कहां लटक जा रही है रिपोर्ट? जी
देखिए अभिनय जी, मैंने पहले कहा था न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। मामला पहले हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में गया, जब जवाब मांगा, जवाब भी पेश किया गया सरकार की तरफ से, और आयोग की रिपोर्ट भी बहुत जल्द पेश होने वाली है। आपने देखा होगा आयोग का गठन भी हो गया है, जो अभी विराम में था, और अब ये रिपोर्ट बहुत जल्द पेश होगी। हमारी भी मंशा, सरकार की भी यही है कि 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो जल्द से जल्द लागू हो। हम चाहे हमारा संगठन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, हम रिजर्वेशंस में यकीन रखने वाली सरकार है, और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जनता को बहुत जल्द होके लागू होके मिलेगा। गुंजन जी, सवाल भी यही से उठता है कि वो लोग जो विद्यार्थी हैं या ऐसे चयनित विद्यार्थी हैं जो इससे वंचित हो गए हैं, या फिर आने वाले समय में कोई सोचता है कि मुझे इससे लाभ मिल सकता है, वह आखिर कहां तक इसकी डेडलाइन जाती है? क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र जी भी सवाल उठा रहे हैं, इसी को लेकर जनता के मन में भी यही सवाल उठता है, आखिर कहां तक? देखिए, आयोग की बहुत जल्द रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें पूर्ण रूप से न्यायालय की उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, उसको सरकार शब्द बाय शब्द, वैसा का वैसा उसको पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार उसका पालन जरूर करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती। न्यायालय में जो आदेश होते हैं उसको पूर्ण रूप से लागू करने में यकीन रखती है। कांग्रेस की तरह ये नहीं कि जहां वो हार रहे होते हैं वहां वो लाछन लगाने लगते हैं, जहां उनके ऊपर आरोप आता है वहां वो न्यायालय को भी घसीट लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी घसीट लेते हैं, ईडी सीबीआई को भी घसीट लेते हैं, और जहां उनके खिलाफ बात जाती है तो वह घसीटता, जहां उनके फायदे की बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी धर्मेंद्र जी। जी अभिनय जी, माननीय न्यायालय ने क्या बीजेपी के नेताओं से विजय साहब का इस्तीफा लेने की मना कही थी क्या? नहीं की ना। नैतिकता के आधार पर उन्होंने विजय साह से इस्तीफा ले पाया क्या? नहीं ले पाया, और उसमें भी ये न्यायालय की आड़ लेते हैं। क्या न्यायालय ने मना किया था ओबीसी आयोग की आप रिपोर्ट सबमिट मत करो? ये बार बार माननीय न्यायालय का नाम लेकर केवल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ले लेंगे, कभी हाईकोर्ट की आड़ ले लेंगे। अरे आपको क्या न्यायालय ने मना किया कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मत दो? क्या आपको न्यायालय ने मना किया था कि जिस वर्तमान मंत्री ने हमारी देश की बहादुर बेटी को, आतंकवादियों की बहन का, क्या आप उसका नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं ले सकते? इसमें न्यायालय कहाँ था भाई? इस्तीफा तो पार्टी का मामला है, पार्टी ले सकती है। जी चलिए गुंजन जी, आपने आरोपों को सुना, पूरी चर्चा करी, फाइनल कमेंट चाहूंगा गुंजन जी आपका। देखिए अभिनय जी, ये जिस तरह पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं मंत्रियों का नाम लेके, मेरे पास भी एक लंबी लिस्ट है कि किसने महिला का अपमान किया, किसने आदिवासी समाज का अपमान किया। इनके जो नेता कांग्रेस के जितने आए हुए हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप दोनों का, धर्मेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, गुंजन जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ओबीसी आरक्षण और ओबीसी के हक को लेकर विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है, प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखने वाली बात होगी कि पूरे मॉनसून सत्र में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, कार्रवाई हो भी पाती है या इसी तरह हंगामेदार कार्रवाई होती है। देखने के लिए आगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।